ఇక బులెటిన్ లో డీటెయిల్ చూస్తే వికసిత భారత్ దిశగా దేశం ముందడుగు వేస్తుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ప్రజాస్వామ్య దేశంలో అందరి అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవాలని అన్నారు. ఇక చట్టసభల్లో సమయానికి చర్చలు తప్పనిసరి అని తెలిపారు. దేశ అభివృద్ధి కోసం విపక్షాలు కూడా తమతో కలిసి రావాలని పిలుపునిచ్చారు. బీహార్లో రికార్డు ఓటింగ్ జరిగిందని తెలిపారు. ఇక ఆ ఎన్నికల్లో మహిళల ఓటింగ్ శాతం పెరగడం సంతోషకరమని ప్రధాని అన్నారు. मतदान के जो विक्रम हुआ भारत में लोकतंत्र को जिया है। लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। गत दिनों बिहार में जो चुनाव हुए उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करता है। एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती, इसको भी दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। भारत ने सिद्ध कर दिया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जिस गति से आज भारत की आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जाने में ये हमें नया विश्वास तो जगाती है, नई ताकत भी देती है। साथियों, ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एकाध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। भारत में लोकतंत्र को जिया है। लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। गत दिनों बिहार में जो लोकसभा समावेशाలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. अत्यंत दुख के साथ सभा को हमारे 5 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है। कर्नल सोनाराम चौधरी राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 13वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे। अपने कार्यकाल के दौरान वे कई संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन 80 वर्ष की आयु में 20 अगस्त 2025 को दिल्ली में हुआ। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र दिल्ली के दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी, 9वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1994 से 99 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। प्रोफेसर मल्होत्रा ने लोक लेखा समिति, सरकारी उपकरण संबंधी समिति, परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के सभापति के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे अन्य कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। वे 2008 से 2013 तक दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का निधन 93 वर्ष की आयु में 30 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। श्री रवि नायक गोवा के पणजी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 6 कार्यकाल के लिए गोवा विधानसभा के सदस्य रहे तथा तत्कालीन गोवा, दमन एवं दीव विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने क्रमशः गोवा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकालों तक अपनी सेवाएं दी। वे गोवा सरकार में विभिन्न विभागों की मंत्री के रूप में भी उन्होंने सेवाएं दी। वे गोवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। श्री रवि नायक का निधन 79 वर्ष की आयु में 15 अक्टूबर 2025 को गोवा में हुआ। श्री धर्मेंद्र
राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे कृषि संबंधी संसदीय समिति के स्थायी सदस्य रहे। श्री धर्मेंद्र ने भारतीय सिनेमा में 6 दशकों से अधिक अपने उत्कृष्ट करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। कला और भारतीय सिनेमा में श्री धर्मेंद्र को विशेष योगदान के लिए 2012 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और 1997 में उन्हें फिल्म केयर लाइफ स्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। श्री धर्मेंद्र का निधन 85 वर्ष की आयु में 24 नवंबर 2025 को मुंबई में हुआ। श्री प्रकाश जायसवाल उत्तर प्रदेश के कानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री जायसवाल ने केंद्रीय कोयला मंत्री, सांख्यिकी मंत्री के स्वतंत्र प्रभाव तथा गृह राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री प्रकाश जायसवाल का निधन 28 नवंबर 2025 को कानपुर में 81 वर्ष की आयु में हुआ। ये सभा अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। एक मिनट, हमारे खिलाड़ियों को बधाई दे दें। खिलाड़ियों को बधाई दे दें प्लीज। खिलाड़ियों को बधाई दे दें। माननीय सदस्यगण, संपूर्ण देश के लिए अत्यंत गौरव सम्मान का विषय कि भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। साथ ही हमारे लिए यह भी बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने दिनांक 23 नवंबर 2025 को नेपाल को हराकर पहला T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफ फॉर द ब्लाइंड 2025 जीता है। इसी क्रम में आपके साथ साझा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 24 नवंबर 2025 को चीनी ताइपेई को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप खिताब जीत लिया है। इसके अतिरिक्त 15 से 26 नवंबर 2025 के दौरान जापान में आयोजित डेफ ओलंपिक्स प्रतियोगिता में भारत ने अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल रिकॉर्ड 20 पदक जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण, 7 रजत तथा 4 कांस्य पदक शामिल हैं। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। इन युवा खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट कौशल, दृढ़ संकल्प, अनुशासन और टीम भावना का प्रदर्शन करते हुए ये असाधारण सफलता प्राप्त की है। हमारे खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा को दर्शाता है, बल्कि हमारे एथलीटों की सामूहिक शक्ति, संकल्प और समर्पण को भी दर्शाता है। ये जीत उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। हमारे खिलाड़ी करने के लिए प्रेरणा मिली है। ये सभा भारतीय महिला तथा दिव्यांग खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करती है तथा उनकी भावी सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं देती है। प्रश्नकाल। Discussion on important issues, important decisions, and your valuable guidance in that is a big opportunity for all of us. On behalf of the House, माननीय सदस्यगण,
आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। मेरी सभी माननीय सदस्यों से ये अपेक्षा है कि वह सदन में रचनात्मक और सक्रिय भागीदारी निभाए। लोकतंत्र में सहमति असहमति जनतंत्र में होती रही है, वैचारिक मतभेद भी होते हैं, लेकिन उसकी चर्चा संवाद से उसका समाधान निकलता है। मैंने पिछले सत्र के अंदर भी आप लोगों से आग्रह किया था कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमें अच्छी परंपराएं, अच्छी परिपाटियां डालनी चाहिए। ये सदन नारेबाजी तख्तियों के लिए नहीं है। इसके लिए आपके पास सदन के बाहर बहुत मौके होते हैं। मेरा आपसे हमेशा प्रयास रहता है कि आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आप उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति करो, उनकी कठिनाई, चुनौतियों पर चर्चा करो, मुद्दों पर चर्चा करो। मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपराएं नहीं है। देश की जनता ये देखती है कि हम लोग चुनकर आए, हम उनकी भावना, कठिनाइयों को, चुनौती, समस्याओं को रखेंगे, लेकिन हर बार सदन को नियोजित तरीके से बाधा उत्पन्न करना ये अच्छी परंपरा नहीं है। आप चर्चा करें, ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर महत्वपूर्ण समय होता है। आप हमेशा आके नारेबाजी, तख्तियां सदन के अंदर नियोजित तरीके से बाधित, ठीक नहीं है। देश में, दुनिया में, लोकतंत्र में ये संदेश जाना चाहिए कि भारत की संसद और भारत में माननीय सदस्य सदन में कामकाज करते हैं, चर्चा करते हैं और सदन कभी बाधित नहीं होना चाहिए। ये परंपराएं लागू करो। आपने प्रश्नकाल के अंदर इन विषयों पर चर्चा नहीं होती, ये प्रश्नकाल है। वोट के बाद फिर वोट लोकतंत्र में भागीदारी निभा दी है लोगों ने, और लोकतंत्र में भागीदारी हो जाएगी। बैठिए, बैठिए, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में चर्चा होती है क्या? नो, अच्छी परंपराएं लागू करो। आप वरिष्ठ नेता लोग हो, अपनी सीट पर विराजे, सदन को चलने दें। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि सदन चर्चा संवाद के लिए, देश की जनता की समस्याएं, कठिनाइयां उठाने के लिए, नीतियों पे चर्चा करने के लिए आप